Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू पे विच इज़ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। जो वर्ल्ड ऑर्डर है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल सिस्टम में, उस वर्ल्ड ऑर्डर की जो नेचर है, उसके अंदर जो चेंजेस हैं, उस पर हम बात करेंगे। बट हम मेन जो डिस्कशन करेंगे विल स्टार्ट विद डिफाइनिंग व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर इटसेल्फ। और ये वर्ल्ड ऑर्डर जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम देखेंगे जो चेंज की बात की जा रही है, तो व्हाट वाज और व्हाट वर द ओल्ड ऑर्डर्स एंड व्हाई इट इज़ चेंजिंग एंड व्हाट इज़ द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और उस एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जो ट्रांजिशन हो रही है उसकी पॉसिबल इम्प्लीकेशंस क्या हो रही हैं, इन तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर इटसेल्फ। Obviously, in international relations, there are different perspectives on what is world order. And in fact, अगर हम broadly बात करें तो different school of thoughts हमें different theories जो हैं वो world order exist करता है इस बात से तो agree करती हैं, but how it is framed, what are the principles of this world order, they differ on that. And that's why when we define it, it becomes very difficult. But in a broader spectrum, world order reflects the international principles, international laws that govern interstate behavior, interstate relationships. So different states जब आपस में इंटरेक्शन करती हैं, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी इंटरेक्शंस हो, उन इंटरेक्शंस की बुनियाद जिन असूलों पे होती है, जिन प्रिंसिपल पे होती है, जिन लॉज पे होती है, वो डिफाइन करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को। But this may not be the unanimously agreed upon definition or understanding of the world itself, because it depends upon who is talking और जो बोलने वाले हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है। बट अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो वर्ल्ड ऑर्डर की डिफरेंट थेरीज हैं। हमें एक रियलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की डिबेट नज़र आती है, लिबरलिस्ट का अपना वर्ल्ड ऑर्डर की डिबेट है, मार्क्सिस्ट हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। बट हम आज की इस डिस्कशन में इन वेराइटीज़ पे तो बात नहीं करेंगे, हम एक जेनेरिक काइंड ऑफ आइडिया लेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर की जो डिबेट है, इंटरनेशनल लॉज एंड प्रिंसिपल्स, वो डिराइव कहाँ से होते हैं। So depending upon who you are, but there are different factors that determine the world order. में से एक फैक्टर जो है वो हेजमान या हेजमान्स का होना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो मोस्ट डोमिनेंट स्टेट होती है उसका एक मेजर फैक्टर या रोल होता है इन डिसाइडिंग द प्रिंसिपल्स एंड द लॉज दैट गवर्न इंटरनेशनल रिलेशंस। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, इसी बात को अगर हम थोड़ा और ब्रॉड सेंस में लें तो जो हायरार्की ऑफ पावर है अमंग स्टेट्स, दैट डिटरमिन्स the particular kind of world order. But at the same time, it is also believed by the scholars that world order की जो primary unit है वो international laws हैं, international organizations हैं, regimes हैं और different kind of treaties और regional organizations हैं, या specialized organization भी हो सकती है। और वो organizations, वो treaties, वो laws जो हैं जो states मिलकर बनाते हैं और स्टेट्स मिलकर ही उनको फॉलो करते हैं। दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट व्यूज़ वर्ल्ड ऑर्डर एज अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर इन दैट वे। बट इट डिपेंड्स आप किस टाइम की बात कर रहे हैं, आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। बट देर आर सर्टन कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने कहा, हु इज़ द हेजमान, द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की क्या है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो लॉज इटसेल्फ कौन बनाता है, रूल्स हैं, लॉज हैं, डॉक्यूमेंटेड रूल्स हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑर्डर को। अब नाज़रीन इस पॉइंट पे आते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर की जो डिबेट है कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, द वर्ल्ड ऑर्डर इज़ शिफ्टिंग, इट इज़ इन अ ट्रांजिशन फेज़। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर की ट्रांजिशन से क्या मतलब। नाज़रीन अगर हम थोड़ा सा 20वीं सेंचुरी के ऊपर नज़र डालें तो हमें 20वीं सेंचुरी की बिगिनिंग के ऊपर हमें मल्टीपोलैरिटी दुनिया में नज़र आती है, मल्टीपल मेजर ग्लोबल पावर्स नज़र आती हैं जिनके दरमियान में हमें वर्ल्ड वार 1 भी और वर्ल्ड वार 2 भी होती नज़र आती है। उसमें लिबरल वर्ल्ड भी शामिल है जिसके अंदर जो अमेरिकन्स हैं, ब्रिटेन और फ्रेंच हैं। फिर वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है वो सोशलिस्ट पावर सोवियत यूनियन की सूरत में और इनिशियल रशिया और फिर सोवियत यूनियन की फॉर्म में हमें नज़र आती है। और फिर इसी तरीके से हमें फाशिस्ट पावर्स भी नज़र आती हैं, जर्मनी और इटली की सूरत में और ऑब्वियसली जापान की सूरत में। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स एंड हेजमॉन्स वर प्रेजेंट एंड ईच वन ऑफ देम व्यूड द वर्ल्ड डिफरेंटली, ईच वन ऑफ
each one of them had a different perception about the world politics, and इसलिए हम कह सकते हैं जो world order था it was multipolarity, it was defined by the multipolarity of that time. तो कोई consistent one world order नहीं कह सकते, multipolarity का world order था. बट हम फिर देखते हैं कोल्ड वॉर का पीरियड शुरू होता है, वन बाय वन पावर्स एलिमिनेट होती हैं, फाशिस्ट वर डिफीटेड, empires were defeated in the First World War. In the Second World War, we see the defeat of the fascist ideologies. And then comes only two contesting powers, the Marxist or the Socialist Soviet Union and the Capitalist America. और इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड को डिफाइन करता है, सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी को डिफाइन करता है, जिस पीरियड को हम आमतौर पर कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं. तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर जो ऑर्डर था दैट वाज ड्रिवन बाय द बाइपोलैरिटी. Were two major powers, two rivals trying to compete with each other. Americans trying to contain Soviet Union, Soviet Union trying to penetrate into the capitalist world. और एक tug of war शुरू होती है कोल्ड वॉर में, and that tug of war defines the world order. और उसी world order के अंदर हम again देखते हैं that कोई unanimous world order नहीं है. Soviets have their own model, Americans have their own model. और कहीं ना कहीं पे ये हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही कोल्ड वॉर डेवलप होती है. बट एज सून एज द कोल्ड वॉर गेट्स ओवर, सोवियत यूनियन गेट्स डिसइंटीग्रेटेड. लार्जली द वेस्टर्न वर्ल्ड claims that it has not just defeated the Soviet Union, it has also discredited the socialism ideology itself, which is debatable again. But by the end of this Cold War, हमें फ्रांसिस फुकुयामा जैसे लोग नज़र आते हैं who give a message to the world in their famous article, The End of History, और फिर बाद में The End of History and the Last Man. They claim that world order is now permanently tilted towards the liberal world order, जिसका दूसरा नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश सीनियर कहते रहे उसको जाकर. सो फॉर द वेस्टर्न स्कॉलर्स the defeat of the Soviet Union and the defeat of what they call the socialist ideology ultimately resulted into a new world order, and that new world order means a liberal world order. उस liberal world order के जो broad spectrums हैं they were defined by different American scholars, European scholars, Western scholars, even officials. और में से कुछ प्रिंसिपल जो डिफाइन किए गए, उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल रिलेशन में जब स्टेट मेंटेन करेंगी तो कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो कांस्टेंट बनना शुरू हो गए. Although वेस्टर्न स्कॉलर की तरफ से फुकुयामा का आर्गुमेंट था these will be the perpetual principles that the states will have to follow in their relationship, which didn't prove to be true later on. वो प्रिंसिपल्स क्या थे? वो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात थी, यूएन चार्टर की सुप्रीमेसी की बात की जाती थी, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करने की बात की जाती थी, मल्टीलैटरलिज्म की अप्रोच की बात की जाती थी. इसी तरीके से मार्केट इकोनॉमी जो है, डेमोक्रेसी जो है, इस नॉन प्रोलिफरेशन की बात, डिसआर्ममेंट की बात. तो वेस्टर्न ऑर्डर मीन्स दैट व्हेनेवर स्टेट्स वुड इंटरैक्ट they would follow these principles in their international relations as well as in their domestic policies. लेकिन नाज़रीन हम देखते हैं कि in the last more than a decade हमने gradually राइज ऑफ अदर पावर्स भी देखा, और हमने देखा कि बहुत सारी नई पावर्स इमर्ज होना शुरू हो रही हैं. एंड देयर आर स्कॉलर्स हु आर नाउ क्वेश्चनिंग आर वी स्टिल लिविंग इन दैट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड allies. The answer to this question varies from scholar to scholar, but largely everybody agrees, almost everybody agrees that this is not the same as the 1990s world order. There are changes that are taking place. वो changes क्यों हो रही हैं? There are two explanations to it. One of the explanation is that it is actually because of the rising powers of the global south, and especially the rise of China, rise of China's economy, rise of India, rise of Brazil, rise of Indonesia, South Africa, Nigeria. There are many other states that are emerging, and European Union. There are many our power blocks that are emerging on this planet, and those power blocks are so significant that we can't call this world unipolar as such. सो राइज ऑफ द रेस्ट का आर्गूमेंट है, ये एक प्रेजेंट किया जाता है स्कॉलर्स की तरफ से. सिमिलरली एक और आर्गूमेंट नाज़रीन जो दिया जाता है वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट एक्चुअली दैट इट इज़ जस्ट दैट राइजेज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग. एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो वेस्ट और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हुई है. United States may still be in terms of on paper the strongest power, but US credibility, soft power, has suffered in the recent
ईयर्स एंड डेकेड्स। और उसकी बहुत सारी एग्जांपल दी जाती हैं। एक एग्जांपल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अंदर होने वाले 2 मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं जिनका जिक्र हम लास्ट उस एपिसोड में किया था हमने। उसे एक जो है वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है, दूसरा पोस्ट पेंडेमिक और स्पेशली यूक्रेन वार के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसने सफ़र करवाया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को, और उसके फॉल आउट जो है वो हमें बाकी दुनिया में भी नज़र आते हैं। दूसरा नाज़रीन फैक्टर कहा जाता है दैट द फेलियर ऑफ द लिबरल वर्ल्ड to prevent the Russian aggression of Georgia, Russian aggression of Ukraine, or similarly China's internal policies, internal authoritarian policies, the failure of the developing world, or similarly Afghanistan से जो botched withdrawal था, failure of the Western liberal democracies to prevent the rise of Taliban in Afghanistan despite 2 decades of war, ये सारे वो indicators हैं जो inherent weakness show करते हैं the Western model of democracy and Western model of capitalism। एक स्कॉलर के नज़दीक और भी व्यू है नाजरीन, और वो ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इट हैज़ फेल्ड टू हैव अ कंसिस्टेंट पॉलिसी टूवर्ड्स इट्स लिबरल गोल्स, लिबरल आइडियल्स। ऑन वन साइड व्हेन दे हैव वेंट टू वॉर इन इराक फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, बट ऑन द अदर हैंड दे हैव टॉलरेटेड मिलिट्री गवर्नमेंट्स इन इजिप्ट, जनरल सीसी की गवर्नमेंट को, इन म्यांमार, दे हैव टॉलरेटेड द मोनार्कीज इन मिडिल ईस्ट। तो कहीं ना कहीं पे एक उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वेस्टर्न गवर्नमेंट की एज अ चैम्पियंस ऑफ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, दे वर क्वेश्चनड बाय मैनी। और यहाँ पे हमने देखा नाजरीन कि जो मॉडर्नाइजेशन थीरीज़ है वो हमें वीक होती हुई नज़र आती हैं, डिक्लाइन करती हुई नज़र आती हैं, एंड देयरफॉर it is believed that it is not just that West is falling, it is also that the rise हो रहा है, the rest are rising, fall of the West भी है, but इससे ज़्यादा important rise of the rest है, but we can't ignore both elements in that way। अब नाज़रीन इस पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं कि चूंकि हमें चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर तो नज़र आ रहा है बट किस डायरेक्शन में हो रहा है इसकी बात अब करते हैं। तो नाज़रीन ऑब्वियसली हम यहाँ पे देखते हैं कि जो राइज़ ऑफ चाइना है, राइज़ ऑफ इंडिया है, राइज़ ऑफ बाकी पार्ट्स की हमने बात की, प्राइमरीली दिस इज़ देयर इकोनॉमिक राइज। हमें इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती हुई नज़र आती है, हमें चाइना बिकमिंग द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सून टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमें राइज ऑफ इंडोनेशियन इकोनॉमी, राइज ऑफ मैक्सिकन इकोनॉमी, बहुत सारी इकोनॉमिक पावर्स ग्रो करती हुई नज़र आती हैं। ऑल्दो उनकी एसोसिएशन के साथ साथ हमें एक मिलिट्री पावर भी उनकी राइज नज़र आती है, बट फ्राम economic and military perspective, US remains the most predominant and the most advanced and the strongest of all militaries in the world। हमें US डिफेंस बजट को अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टेट के साथ, it is exceptionally high compared to even the allies and the foes of the United States। और अगर हम कंबाइन कर लें वेस्ट की बजट के साथ और डिफेंस बजट के साथ, द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है, ये मिलिटरीली सेंस में हमें सबसे पावरफुल नजर आता है ग्लोबली। ऑल्दो राइज ऑफ चाइना will gradually challenge that military might of the West, but this will happen in the medium to long term। In the short to medium term, in the foreseeable future, in the next few decades, हमें वेस्टर्न preeminent dominance नजर आती है मिलिट्री स्पेक्ट्रम। तो हम कह सकते हैं from military standpoint, the world is likely to remain unipolar। America will have the expertise, the technology, the resources to dominate the world using its military। बट इकोनॉमिक सेंस में नाज़रीन हमें कहीं ना कहीं पे राइज ऑफ अदर पावर्स जो है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो नज़र आता है। ब्रिक्स नज़र आता है, हमें नज़र आता है, हमें यूरोपियन यूनियन की पावर नज़र आती है, इंडिविजुअली बहुत सारी स्टेट्स पावरफुल होती नज़र आती हैं। और हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो शायद यूनिपोलर ना रहे। अमेरिकन विल नो लॉन्गर डिटरमिन द ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स एज हैज़ बीन सीन दैट इन रशिया यूक्रेन वॉर। हमने एनर्जी कॉन्टेक्स्ट में यूएस की पावर की लिमिटेशन देखी, हम डॉलर की जो ग्रेजुअल उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क हैं वो बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ के। तो वेस्टर्न डोमिनेटेड जो इकोनॉमिक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो ब्रेटन वुड सिस्टम है, वो शायद प्रीडोमिनेंटली स्ट्रांग ना रहे बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ अदर इकोनॉमीज एट द ग्लोबल लेवल। सो हम कह सकते हैं नाज़रीन जो फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, दैट इज़ लाइकली टू रिमेन ट्रांजिशनरी, और कहीं ना कहीं पे जहाँ पे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज होता हुआ नज़र आता है, लेकिन मिलिट्री सेंस में हमें लार्जली स्टेटस को नज़र आएगा। सो हम कह सकते हैं वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ यूनी मल्टीपोलैरिटी, जहाँ पे जो सिंगुलर मिलिट्री माइट यूनाइटेड स्टेट्स की सूरत में मौजूद है, बट इकोनॉमिक सेंस में हमें मल्टीपल पावर जो हैं वो इमर्ज होती हुई नज़र आती हैं। अब नाज़रीन लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इस सारी ट्रांजिशन की, चेंज की
implications क्या हो सकती हैं, what could be the possible impacts of this transition। नाज़रीन, हमने हिस्ट्री में अगर देखें, हिस्ट्री को अगर एज अ विटनेस देखा जाए तो जब भी मल्टीपोलैरिटी डेवलप हुई, इट रिजल्टेड इन एनार्की, इट रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड competitions because different powers tried to compete with each other for their own version of the world order. They tried to impose their own vision, they tried to implement their own ideas, and therefore it brought them into direct conflict with other major powers, resulting in World War I, World War II और उससे पहले भी conflict हम देखते रहे। So क्या this time, क्योंकि इट्स नॉट कंप्लीट मल्टीपोलैरिटी, इट्स इकोनॉमिक मल्टीपोलैरिटी बट मिलिट्री सेंस में यूनिपोलैरिटी है, तो क्या हम मजीद वॉर्स देखेंगे? मे बी वी नॉट सी अ मेजर वॉर्स इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, बट डेफिनेटली वी लाइक टू सी मोर एंड मोर इकोनॉमिक वॉरफेयर टूल्स। वी माइट सी मोर करेंसी वॉरफेयर्स, trade wars, cyber wars, this kind of conflicts primarily in the economic field, alliances, economic alliances, counter economic alliances, जहाँ अमेरिकन TPP साइन करते हैं, चाइना उसके बारे में RCP लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं पे हमें इकोनॉमिक राइवलरीज और कंपटीशन जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हुए नजर आएंगे among major powers rather than the military conflicts. Yes, there will be small military conflicts, जैसे हम देखते हैं रशिया और अमेरिकन के दरमियान में एक इनडायरेक्टली थ्रू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम चाइना और इंडिया के दरमियान में बॉर्डर वॉर्स देखते हैं, हम इसी तरीके से देखते हैं कि देयर इज़ अ फियर ऑफ द US चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑन ताइवान, लेकिन दोनों स्टेट्स अवॉइड करती हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को। तो कहीं ना कहीं पे हमें ग्लोबल सेंस में ट्रेडिशनल वॉरफेयर तो शायद नज़र ना आए मेजर पार्ट के दरमियान में, लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर के एलिमेंट्स हैं वो ग्रो करते हुए नजर आएंगे। प्राइमरीली उसके अंदर भी हम बात करें तो इकोनॉमिक वॉरफेयर के इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा नजर आएंगे। सो हम कह सकते हैं एक इम्पैक्ट ये होगा, देयर विल बी मोर एनार्किक वर्ल्ड इन द अपकमिंग डेकेड्स एंड दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड इन लार्ज। एक और चीज़ जो नाज़रीन हमें नज़र आती है वो ये है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसके चेंज से एक इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे रूल्स, इंटरनेशनल लॉज और रूल जो हैं वो वीकन होते हुए नज़र आते हैं, और उस वीकनिंग की वजह से हमें जो इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो हमें नज़र आता है कि उसके अंदर एक इंस्टेबिलिटी ज़्यादा डोमिनेट करती हुई नज़र आती है, और उसी इंस्टेबिलिटी का नतीजा नाज़रीन आर्मामेंट के ऊपर ही पड़ सकता है, और इसी का इम्पैक्ट, पॉसिबल इम्पैक्ट जो है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की सूरत में भी सामने नज़र आ सकती है। एक और इम्पैक्ट नाज़रीन जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है दी ब्रॉडली वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रैक्टेड फ्राम द ग्लोबल इशूज़, द कॉमन इशू दैट दे फेस, स्पेशली द क्लाइमेट चेंज। इसी मल्टीपोलैरिटी के नतीजे में हम नेशनलिस्ट टेंडेंसी ज़्यादा ग्रो करते हुए देख भी रहे हैं, और वो मज़ीद स्प्रेड होंगी। इसके नतीजे में जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जो कोऑपरेटिव अप्रोच है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल कोलैबोरेशन तो बनेगी, अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस, बट ग्लोबल इशूज़ जैसे क्लाइमेट चेंज की सूरत में नज़र आते हैं, इस तरह के इशूज़ के ऊपर जो कंसेंसस है उसकी पॉसिबिलिटी हमें मज़ीद कम होती हुई नज़र आई। तो हम कह सकते हैं नाजरीन, इट माइट नॉट बी द रिटर्न ऑफ द ग्लोबल पावर्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द 19th एंड द 20th सेंचुरी, बट दिस विल नॉट बी एज पीसफुल among major powers as is the case in the last 2 to 3 decades. नाजरीन, अगर हम कंक्लूड करें सारी डिस्कशन को तो हम कह सकते हैं that there is almost unanimous consensus among the scholars that the world order is changing. The only difference is that why it is changing and where it is heading. That's something that scholars are still working on. और इस मामले में हमें जो बच्चे IR रखते हैं तो कहीं ना कहीं IR की जो theories होती हैं they can provide a better frame to understand the future direction of the world order. आज के लिए नाज़रीन इतना ही। Thank you for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.